हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर ई दृष्टि के अंतर्गत जो पब्लिश किया गया उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत ये आपका 7वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो वैश्विक सूचकांक है, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस वगैरह, इसको कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-25 प्लस क्वेश्चन तो करंट अफेयर से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बाकी इसके पहले के जो सेक्शन उसे अपलोड कर दिया गया है, और इसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसे भी देखेंगे। बाकी इसमें सूचकांक वाले सेक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद जो आपदाएं वगैरह आई हैं और इंटरनेशनल जो आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह हो गया, जो साइंस वाले सेक्शन से हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भारत द्वारा या फिर से वैश्विक जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट प्रक्षेपण वगैरह किए गए हैं, जैसे इसरो द्वारा, नासा द्वारा, उन सबको भी इसमें कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी इसके साथ साथ जो आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं वो भी आज से हो सकता है कि आज से प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों के अपलोड किए जाएँ। तो इसे आप लोग देखिए, सॉल्व करिए, और उसके बाद आप लोग अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, जो भी हो। और किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जो सूची जारी की गई है मई 2025 में, टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, किस संस्था द्वारा कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं। जैसे सूचकांक के साथ साथ वो भी पूछ लेता है, तो किसके द्वारा कौन से सूचकांक जारी किए जा रहे हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा। पहली बार अगर हम बात करें तो टाइम द्वारा 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द आपके जो लोग हैं उनकी जारी की गई है सूची। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें विश्व भर के 100 परोपकारियों को मान्यता देते हुए अपनी उदारता, दृष्टि और समाज परिवर्तन की प्रतिबद्धता से वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव डालने वाले लोग हैं, जिनके एक्टिविटी से वैश्विक स्तर पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उनकी सूची जारी की गई है। और इस सूची को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है आपका टाइटन्स, लीडर्स और ट्रेलबर्जर्स और इनोवेटर्स। इन 4 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग जो है दी गई है। अगर हम बात करें जो आपका फर्स्ट है टाइटन्स, इनके योगदान में जैसे डेविड जो बेकहम है, पूर्व फुटबॉलर स्टार और लंबे समय से यूनिसेफ के राजदूत भी रह चुके हैं। माइकल ब्लूमबर्ग, इनका भी स्थान इसमें दिया गया है। ओपरा विनफ्रे जो मीडिया आइकॉन और परोपकार, जो महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर दशकों से कार्य कर रहे हैं। मेलिंडा फ्रेंच गेट्स जो है परोपकारी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी बात की जा रही है। वॉरेन बफेट भी इसमें शामिल है। और यह विश्व प्रसिद्ध निवेशक जिन्होंने आधुनिक परोपकार की दिशा में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भारत से मतलब शामिल है। अजीम प्रेमजी, ठीक है, जो विप्रो के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है आपका, और भारतीय उद्योगपतियों की अगर हम बात करें, भारतीय उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अजीम प्रेमजी को टाइटन्स श्रेणी में, और जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को ट्रेलब्लेजर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी हैं, इनको टाइटन्स की श्रेणी में रखा गया है, और निखिल कामत इनको ट्रेलब्लेजर्स की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2025, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। और 6 मई 2025 को मानव विकास रिपोर्ट 2025 से रिपोर्ट जारी किया गया था। 1990 से यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। और इस वर्ष की रिपोर्ट खास क्यों है, क्योंकि पहली बार इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया और इस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है, इसका विकास पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो महबूब उल हक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता, और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक अमर्त्य सेन द्वारा इसका विकास किया गया था। 6 मई 2025 को यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। और इस वर्ष की रिपोर्ट का नाम दिया गया है चयन का प्रश्न, लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावनाएं। यह जो है मुख्य रूप से यह इसको नाम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार निम्न जो एचडीआई वाले देश और बहु उच्च एचडीआई वाले जो देश हैं, इनके बीच असमानता लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। और इस रिपोर्ट में शामिल जो नए सर्वेक्षण नतीजों से यह ज्ञात होता है कि लोग एआई से होने वाले बदलाव के प्रति यथार्थवादी हैं, लेकिन आशावान भी हैं, होपफुल भी हैं। ठीक है, जो समग्र रैंकिंग है एचडीआई की, इसे 3 भागों में, 3 जो मूलभूत आयाम है इसमें शामिल किया गया। वो कौन कौन से हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आय, जो लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। स्कूली शिक्षा औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष जो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसमें शालीन जीवन
जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता की झलक देखने को मिलती है। इन सभी जो 3 आयाम है इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अधिक विशद रूप से मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास या मानव रिपोर्ट 4 अन्य समग्र जो सूचकांक है वो भी प्रस्तुत किया गया था। और वो कौन कौन सा है? असमानता समायोजित HDI, असमानता की सीमा के अनुसार HDI में कटौती। लैंगिक विकास सूचकांक, महिला और पुरुष HDI मानों की तुलना करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो निर्धनता के आय विहीन आयामों को मापता है। यह 4 जो समग्र इंडिकेशन है इसके आधार पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 2 अन्य घटक जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भौतिक पदचिन्ह, इनके प्रभाव को भी दर्शाने के लिए ग्रहीय दबाव समायोजित HDI को शामिल किया गया। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 की अगर हम बात करें, 6 मई 2025 को जारी मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक 2025 में विश्व के 193 देशों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर जो 4 वर्ग हैं उसमें बांटा गया है। 0.800 या उससे अधिक HDI मूल्य वाले 74 देश हैं, जिनको रैंक 1 से 74 को अति उच्च मानव विकास वर्ग में रखा गया है। बी के अंतर्गत आ जाएंगे आपका 0.700 से लेकर के 0.799 HDI वाले, जिसमें 50 देश शामिल हैं, जिनको रैंक मिला है 75 से लेकर के 124। उसके बाद है आपके 0.550 से 0.699 HDI मूल्य वाले, जिसमें 43 देश शामिल हैं और इनको 125 से 167 के मध्य रैंकिंग दी गई है। और लास्ट में आते हैं आपके 0.550 से जो कम अंक पाए हैं और इसमें 26 देश शामिल हैं, जिनको 168 से लेकर के 193 के बीच रैंकिंग दी गई है। 2023 में संपूर्ण विश्व का जो संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक है वह 0.756 था। वैश्विक स्तर पे अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो कितना है? 0.756 है। और 22 में यह 0.739 था। ठीक है। इसमें इसकी तुलना में 22 की तुलना में मतलब इसमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल रहा है। 23 में विश्व में जन्म के समय औसत जो जीवन प्रत्याशा 73.4 वर्ष थी। विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि 13 वर्ष, औसत स्कूलिंग अवधि जो है वो 8.8 वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $20,327 आकलित की गई थी। ये जो 2023 का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। और इस वर्ष सूचकांक में आइसलैंड जो है यह पहले नंबर पे है। आइसलैंड पहले नंबर पे है, इसके बाद नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, दूसरे और तीसरे नंबर पे। और सूची में चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क है। जर्मनी और स्वीडन को संयुक्त रूप से 5वें नंबर पे रखा गया है। 2023 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिणी सूडान की है और यह 193वें नंबर पे है। इसके बाद सोमालिया का नंबर आता है 192 नंबर पे है। फिर अब मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है 191 नंबर पे है। चाड है 190 नंबर पे। नाइजर और माली इन दोनों को संयुक्त रूप से 188वें नंबर पे रखा गया है। सबसे कम मानव विकास वाले देश हैं। 2022 में मानव विकास के संदर्भ में सबसे दयनीय स्थिति सोमालिया की थी। मतलब इस वर्ष सोमालिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है और इस वर्ष सबसे अंतिम पायदान पे आ गया है आपका दक्षिणी सूडान, जो 193 नंबर पे आ गया है। असमानता समायोजन की अगर हम बात करें, असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, जबकि नॉर्वे और डेनमार्क इन्हें जो है 0.909 दूसरे स्थान पर रखा गया है। स्विट्जरलैंड को तीसरे स्थान पर रखा गया है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक UNDP के अनुसार केवल व्यक्ति की आय के मापन मात्र से उसकी निर्धनता का समग्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। निर्धनता के समग्र मापन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के अन्य पहलुओं का मापन आवश्यक है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट में 1997 से जारी मानव निर्धनता सूचकांक इसके स्थान पर 2010 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI से प्रस्तुत किया जाने लगा है। UNDP के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल OPHI द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI के तीनों आयामों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन तीनों आयामों के संदर्भ में 10 वंचनों पर आधारित है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो आपका 2024 है, इसके अनुसार सर्वेक्षण में विश्व के 112 विकासशील देशों में लगभग 1.1 बिलियन लोग अर्थात 18.3% लोग HDR 2025 के अनुसार 18.3% बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। इतने लोगों की स्थिति मतलब कंडीशन बहुत खराब है। यह रिपोर्ट में मतलब वो लोग हैं जिनको रिपोर्ट में शामिल किया गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट में शामिल ही नहीं हुए हैं। भारत का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो 2005-06 में 0.83 था, जिससे घट करके 19 से 21 में यह 0.069 हो गया है। मतलब भारत की स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार हो रही है। और भारत की 16.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है वर्तमान समय में, 16.4%। लैंगिक विकास सूचकांक की बात करें, लैंगिक विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक के तीनों आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। लैंगिक विकास सूचकांक महिलाओं के लिए मानव विकास सूचकांक
HDIF, और पुरुषों के लिए मानव विकास सूचकांक HDIM। ठीक है, मतलब HDI जो फीमेल है और HDI मेल, इनके अनुपात से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे HDI बराबर HDI फीमेल अपान HDI मेल। ठीक है, इससे जो है इसे निकाला जाता है। 2025 की जो रिपोर्ट में बताया गया है कि लैंगिक विकास सूचकांक के तहत भारत को समूह 5 में रखा गया है। भारत को समूह 5 में रखा गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक GII सर्वप्रथम HDR 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक प्रस्तुत किया गया था। और यह जो सूचकांक है 3 आयाम स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार पर आधारित है, जो पुरुषों और महिलाओं के मध्य असमानता के कारण मानव विकास क्षमता में कमी को प्रदर्शित करता है। 2025 में यह जो सूचकांक है 172 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया है, जबकि HDR 2023-24 में यह 166 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इस वर्ष जो है इसमें 172 देशों को शामिल किया गया, जबकि इसके पहले 166 देश इसमें शामिल थे। इस वर्ष सबसे अधिक जो लैंगिक समानता वाले देशों में पहले नंबर पे डेनमार्क है, जहाँ पे लैंगिक समानता सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे नॉर्वे आता है, तीसरे स्थान पे स्वीडन है। महिला और पुरुषों के बीच सबसे अधिक असमानता वाले देश की बात करें तो इसमें यमन पहले नंबर पे, जहाँ पे महिला और पुरुष असमानता सबसे अधिक है। वहाँ उस कंडीशन में या उस स्थिति में अगर देखें तो यमन पहले नंबर पे है, फिर आपका नाइजीरिया है, सोमालिया, चाड, अफगानिस्तान आता है। ठीक है, भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक जो मूल्य है यह 0.403 है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 102 थी, याद रखिएगा। सूचकांक में भारत की स्थिति इस वर्ष अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से लंबी छलांग लगाने वाला भारत, जिसे विश्व विकास के इंजन की संज्ञा दी गई है, यह मानव विकास की दृष्टि से पीछे की पंक्ति में खड़ा नजर आता है। और इस वर्ष भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की हो गई, याद रखिएगा। इस वर्ष भारत जो है मध्यम मानव विकास वाले देश की कैटेगरी में शामिल हो गया है। और जो HDI मूल्य इसका कितना है 0.685 के साथ सूची में 130वीं रैंक पर है, 130वीं रैंक पर है। 1990 से 23 की अवधि में भारत के HDI मूल्य में 1.31% प्रतिवर्ष की दर से सुधार हुआ है। वर्तमान समय में HDI स्कोर जो है इसमें भारत 130वें नंबर पे, ठीक है, 130वें नंबर पे है। 2023 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष थी। स्कूल अवधि का जो औसत वर्ष है 6.9 वर्ष था। स्कूल अवधि की अनुमानित वर्ष 13 वर्ष था। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वह $9,047 था। ठीक है, सार्क देशों की अगर हम बात करें तो इसमें श्रीलंका है 89वें नंबर पे, मालदीव है 93, भूटान 115वें नंबर पे है। और भारत से बेहतर है सभी ये देश हैं, जबकि बांग्लादेश 130वें नंबर पे है, नेपाल 145, पाकिस्तान 168, अफगानिस्तान 181वें नंबर पे। और इन सब की स्थिति भारत से खराब है। भारत का असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक IHDI, यह जो मूल्य है 0.475 है, 0.475 है। भारत में व्याप्त असमानता के परिणाम स्वरूप इसके IHDI मूल्य में HDI मूल्य 0.675 की तुलना में 30.7% की कमी देखने को मिली है, जबकि इसकी रैंक में 10 स्थानों का गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी से निम्न मानव विकास की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2023 है, इसमें भारत GII मूल्य इसका जो है 0.403 है, 0.403 है। और इसके साथ ही अब 172 देशों में 102वें नंबर पे है, 172 देश में 102वें नंबर पे है। 2020 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 103 था 2020 में प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। 23 के संदर्भ में यह संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है मात्र 14.8%, याद रखिएगा। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.8% है। और वैश्विक स्तर पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है 26.5, और इससे भारत का स्तर जो है बहुत कम है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है 35.1%, 35.1%। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत में ही 50 लाख लगभग 5 मिलियन से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कार्यरत हैं, जो लगभग आयरलैंड की कुल जनसंख्या के बराबर है। भारत में वर्तमान में इसकी 20% AI संशोधित देश में ही कार्यरत हैं, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा लगभग 0 था। 2023 के ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक जो आपका प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अनुसार 156 देशों की सूची में यूनाइटेड किंगडम जहां पहले नंबर पे था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की जो सूची जारी की गई है मई 2025 में, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा यह सूची जारी की गई है। और इसमें अगर हम बात करें जारी सूची के अनुसार, इसमें पहले नंबर पे आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी, पुर्तगाल के हैं। और कुल जो कमाई है मिलियन US डॉलर में इनकी वो 275
275 मिलियन यूएस डॉलर है। उसके बाद आपके स्टीफन करी हैं बास्केटबॉल अमेरिका के 156, टायसन फ्यूरी बॉक्सिंग यूके 146, और डक प्रेस्कॉट फुटबॉल अमेरिका 137, लियोनेस मेसी फुटबॉल अर्जेंटीना 135। विश्व के अरबपतियों की सूची 2025 फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है, अप्रैल 2025 में इसे जारी किया गया था और इसके अनुसार लगातार रिकॉर्ड 3028 अरबपति शामिल किए गए इसमें, जो पिछले वर्ष की तुलना में 247 अरबपति अधिक हैं। और इन अरबपतियों की कुल जो संपत्ति है 16.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो 2024 में करीब 2024 से 2 ट्रिलियन डॉलर अधिक है। एलन मस्क 342 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इन्होंने LVMH के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी कुल संपत्ति 178 बिलियन यूएस डॉलर है, इनको पीछे छोड़ दिया है। बर्नार्ड अर्नोल्ड का साथ खिसक कर 5वां आ गया है, जो बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं या खिसक कर की मतलब 5वें नंबर पे आ गया है। और इस वर्ष टेक उद्योग की संपत्तियों में उछाल देखने को मिला है। मार्क जुकरबर्ग 216 बिलियन यूएस डॉलर के साथ दूसरे नंबर पे आ गए हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है 216 बिलियन यूएस डॉलर के साथ ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 215 बिलियन यूएस डॉलर के साथ तीसरे नंबर पे आ गए हैं। 192 बिलियन यूएस डॉलर के साथ चौथे स्थान पर ओरेकल की लैरी एलिसन है। और देशवार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक 902 अरबपति हैं। उसके बाद चाइना, हांगकांग को मिला करके यहाँ पे अरबपतियों की संख्या 516 है। भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे आता है। सूची में भारत के सर्वाधिक अमीर अरबपति रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। सबसे अधिक अमीर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की जो कुल संपत्ति है 92.5 बिलियन यूएस डॉलर है, जो समग्र रूप से मुकेश अंबानी इस सूची में 18वें नंबर पे है। वैसे अगर भारत में देखा जाए तो भारत में पहले नंबर पे है, भारत में है या पहले नंबर पे। ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो आपके 18वें नंबर पे आ जाएंगे, 18वें नंबर पे। ठीक है, तो भारत के पहले सबसे अमीर आदमी है। और वैश्विक स्तर पे अगर देखें तो वैश्विक स्तर पे 18वें नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे है गौतम अडानी, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है। गौतम अडानी भारत में दूसरे नंबर पे हैं और इनकी जो संपत्ति है 56.3 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कुल संपत्ति के साथ मतलब 28वें नंबर पे आते हैं वैश्विक स्तर पे। भारत में दूसरे नंबर पे और वैश्विक स्तर पे 28वें नंबर पे आते हैं। सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय व्यक्ति जो सावित्री जिंदल, उनका जो परिवार है वो आता है तीसरे नंबर पे। इनकी कुल संपत्ति है 35.5 बिलियन यूएस डॉलर। और फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2025 में इन्हें समग्र रूप से 48वें नंबर पर रखा गया है और भारत में इन्हें चौथे नंबर पर रखा गया है। ठीक है, स्टीव नाडर 5वें नंबर पे हैं। तो यह जो है अरबपतियों की कुछ सूची जारी की गई है। इसमें भारत के कितने लोग शामिल हैं और कौन किस नंबर पे है और वैश्विक स्तर पे कौन पहले नंबर पे है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। स्काई ट्रैकर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 जो दिया गया है 9 अप्रैल 2025 को, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025, इसकी घोषणा मैड्रिड स्पेन में की गई थी। सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है इसे 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विगत वर्ष सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को विश्व का तीसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। दूसरे और तीसरे नंबर पे क्रमशः दूसरे नंबर पे है दोहा जो कतर का हवाई अड्डा है और तीसरे नंबर पे हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 5 हवाई अड्डे हैं, विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 5 हवाई अड्डे, इसमें पहले नंबर पे सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि कतर में है। तीसरे नंबर पे है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हेनेडा में। इचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साउथ कोरिया का चौथे नंबर पे है। टोक्यो नारिटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका 5वें नंबर पे है जापान का। और इसमें 5 जो भारतीय हवाई अड्डे शामिल किए गए हैं टॉप 100 में, इनकी अगर हम बात करें, इसमें आपका नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या ओवरऑल 32वें नंबर पे है। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका 48वें नंबर पे है। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 56 नंबर। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई 73 और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा में है या 80वें नंबर पे है। यह कुछ भारत के एयरपोर्ट हैं जो इस सूची में शामिल है टॉप 100 में, उन्हें भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपका विश्व के सबसे अमीर शहरों की जो सूची जारी की गई है, विश्व के सबसे अमीर शहरों की जो सूची जारी की गई है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा 8 अप्रैल 2025 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इस जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन यूएस डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति वाले निवासी करोड़पतियों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 50 शहरों में से 11 शहर कहाँ पे है? अमेरिका में है। और इस सर्वाधिक अमीर 50 शहरों में न्यूयॉर्क शामिल है, पहले नंबर पे है। 2025 में विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क। ठीक, दूसरे स्थान पर खाड़ी क्षेत्र जो वे एरिया है, उसके अंतर्गत सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली आता है। टोक्यो जो 1 दशक पूर्व दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शीर्ष पर था, वर्तमान में तीसरे नंबर पे आ गया है। टोक्यो वर्तमान समय में तीसरे नंबर पे आ गया है। जो आपका अमेरिका का न्यूयॉर्क है वो पहले नंबर पे आ गया है। चौथे और 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे है सिंगापुर और 5वें नंबर पे आपका लॉस एंजिल्स है।
विश्व के सबसे अमीर 50 शहरों की सूची में भारत के केवल 2 शहर शामिल हैं, और वो कौन कौन से हैं? मुंबई है और दिल्ली है। इसमें मुंबई को 27वें नंबर पर रखा गया, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 39वें नंबर पे है। ठीक है, दिल्ली 39वें नंबर पे। तो टॉप 50 में भारत के जो 2 शहर हैं वो मुंबई है और दिल्ली है, जिसमें मुंबई आपका 27वें नंबर पे है और दिल्ली है जो 39वें नंबर पे। ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज रिपोर्ट 2025 ये जनवरी 2025 में प्रकाशित किया गया था, और इसके अनुसार एक्सेंचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है, लगभग 41.50 बिलियन $US के साथ विश्व का सबसे अधिक मूल्यवान IT सेवा ब्रांड जो है वो आपका एक्सेंचर है। 11% मूल्य वृद्धि के साथ टाटा कंसल्टेंसी जो आपका TCS है, यह दूसरा सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड है। तो इस मामले में भारत का जो TCS है यह वैश्विक स्तर पे दूसरे नंबर पे है। TCS लगातार 4 वर्षों से दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर के उभरा है। इन्फोसिस को लगातार चौथे वर्ष दुनिया के शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड में शामिल किया गया है। भारत की HCL टेक शीर्ष मूल्यवान ब्रांड के रूप में 8वें और विप्रो 9वें नंबर पे है। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम मैगजीन द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है 13 सितंबर 2024 को। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सूची में शीर्ष जो 5 कंपनियां हैं उसमें एप्पल आपका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है एक्सेंचर, कहाँ की कंपनी है? आयरलैंड की, एप्पल अमेरिका की। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, तीसरे नंबर पे है BMW, ये जर्मनी की कंपनी है। चौथे नंबर पे है अमेजॉन जो है 5वें नंबर पे है और ये अमेरिका की कंपनी है। और सूची में शीर्ष 5 जो भारतीय कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें आपका HCL टेक आ जाएगा, ओवरऑल कैटेगरी में ये 112वें नंबर पे है और भारत में पहले नंबर पे है। इन्फोसिस 119वें नंबर पे है और भारत में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, विप्रो है 134वें नंबर पे, भारत में तीसरे। महिंद्रा चौथे नंबर पे है। ठीक है, और एक्सिस बैंक है 5वें नंबर पे। तो ये भारत की 5 कंपनियां हैं, इन्हें देख लीजिएगा। बाकी रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी ग्रुप्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ओवरऑल कैटेगरी में 646वें नंबर पे है और अडानी ग्रुप जो है या 736वें नंबर पे है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपके इंडेक्स वाले सेक्शन थे। यहाँ से शुरू होता है वैज्ञानिक जो परिदृश्य है, जो खगोल विज्ञान वगैरह से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह से रिलेटेड जो नवीन प्रौद्योगिकी जो खोज की गई है, जो कुछ भी हुआ है, नया डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक्सियोम मिशन 4 ये क्या है? एक्सियोम 4 मिशन की बात करें 25 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन, इसी के माध्यम से जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। ठीक है, और एक्सियोम मिशन 4 में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष को फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, और इसमें भारत के एकमात्र जो व्यक्ति हैं, जो एस्ट्रोनॉट है जिन्हें भेजा गया है वो शुभांशु शुक्ला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लंबे समय के बाद किसी भारतीय को भेजा गया है, इसलिए इससे क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, और ये जो प्रक्षेपण किया गया था अमेरिका के फ्लोरिडा तट से किया गया था। यहाँ पे जो केप कैनावरेल अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से इसका प्रक्षेपण हुआ था। ठीक है, इस मिशन के चालन दल में शामिल अन्य जो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन कौन से हैं? पेगी विल्सन जो मिशन कमांड संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, तिबोर कंपू हंगरी के हैं, और स्लावोस उजनान्स्की विस्निवस्की ये कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। 26 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन चालक दल में शामिल जो सभी अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS है यहाँ पर सफलतापूर्वक पदार्पण किया था, मतलब यहाँ पर डॉकिंग इनके द्वारा कर लिया गया था। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इस मिशन के अंतर्गत शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा है, इनके द्वारा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयूज T11 अभियान के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास किया गया था, जिसके बाद 41 वर्ष के बाद पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले यह दूसरे भारतीय हैं, याद रखिएगा। 2024 में अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस इसरो के साथ ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौता जो स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट है SFA, इस पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी के बाद राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की भी सिफारिश की थी। ठीक है, तो जैसे जो शुभांशु शुक्ला हैं उनके साथ साथ 2 लोगों को और ट्रेनिंग दिया गया था। जैसे अगर किसी कंडीशन है, किसी परिस्थिति वश शुभांशु शुक्ला नहीं जा पाते हैं तो बाकी ये जो 2 लोग हैं इनमें से किसी को भेजा जाएगा। जिसकी बात करें तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये प्राइम थे। इसके बाद जो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर हैं बैकअप में शामिल थे, और इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी हो सकता है। फ्यूचर में भारत द्वारा जो
मानव अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा उसमें जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। जो इनके द्वारा एक्सपर्टेंसी लेकर के आएगी, जो अनुभव लेकर आया जाएगा, उससे भारत को सफलता मिलेगी या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो गगनयान मिशन 4 है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गगनयान मिशन 4 इसके अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया था। ठीक है, और गगनयान मिशन हेतु जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें आपके प्रशांत बालाकृष्णन नायर हैं, अजीत कृष्णन हैं, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। जो गगनयान मिशन 4 है इसमें भी शुभांशु शुक्ला शामिल है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक्सियोम 4 मिशन इसरो के अनुसार इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? इसरो ने एक्सियोम 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, शैक्षणिक संस्थानों के भारतीय प्रधान अन्वेषण द्वारा 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग को लघु सूचीबद्ध किया था। और ये 7 कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्व जो माइक्रोग्रेविटी विकिरण है, खाद्य माइक्रो शैवालों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करना चालक दल के पोषक के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें यह कैसे किया जा सकता है। उसके साथ साथ अंतरिक्ष में यूटरडिग्रेड और पैरामैक्रोबियोट्स प्रजाति BLR स्ट्रेन की जो उत्तरजीविता है, इनका पुनरुत्थान है, प्रजनन और ट्रांसक्रिप्टन, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या सूक्ष्म गुरुत्व के तहत मांसपेशियों का पुनरुत्पादन और चयापचय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जो मेटाबॉलिज्म सप्लीमेंट्स हैं इस पर कई प्रभाव का अध्ययन करना। सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क आंखों पर क्या प्रभाव डालता है, इसका विश्लेषण करना। सूक्ष्म गुरुत्व में यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटियोमिक्स प्रतिक्रिया, इनके बारे में जानकारी उपलब्ध करना। और खाद्य फसलों में बीजों की वृद्धि और उपज मापदंडों पर सूक्ष्म गुरुत्व का प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करना। सभी कार्य जो किए जाएंगे, सभी का अध्ययन जो किया जाएगा वो इसरो द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण किया गया था और यह बहुत ज्यादा चर्चा में था और आरओ के लिए ये स्पेशल है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ऐसा पहली बार किया गया। कब किया गया था? 14-15 जून 2025 को इसरो द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। और कुशीनगर में संपन्न यह मॉडल रॉकेट प्रक्षेपण, इसका नाम है इन स्पेस मॉडल रॉकेट कैंसेड इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 24-25 के अंतर्गत किया गया था आयोजन इसका। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश भर के विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट और कैनसेट जो छोटे उपग्रह बनाने और इनको प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना और इनको जो है मतलब इनको एक मोटिवेट करना, जिससे कि यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर सकें या फिर से जो अपना कौशल है, अपना जो टैलेंट है वो उसका उपयोग करें। कुशीनगर में सफल परीक्षण इस विस्तृत प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण था, जो आगामी अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगामी कार्यक्रम अक्टूबर-नवंबर 2025 में देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा बनाए गए लगभग 900 लघु उपग्रहों का प्रक्षेपण करने की बात की जा रही है। और इस रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण में लगभग 15 किलोग्राम वजन वाले एक मॉडल रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। निर्धारित ऊंचाई लगभग 1.1 किलोग्राम पर पहुंचने के बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह पेलोड सफलतापूर्वक निक्षेपित डिप्लॉय हुआ होगा और पेलोड के धरती की ओर गिरते समय लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर उसमें लगे पैराशूट ने स्वतः खुलकर काम किया, जिससे वह धीरे धीरे जमीन पर उतरा और प्रक्षेपण स्थल से 400 मीटर के दायरे में सुरक्षित इसके द्वारा लैंडिंग की गई थी। तकनीकी रूप से यह पैराशूट रिकवरी प्रणाली बिल्कुल सहज और त्रुटि रहित रही, जिसके फलस्वरूप न केवल उपग्रह पेलोड बल्कि 15 किलो का रॉकेट भी सकुशल जमीन पर उतर गया था। मतलब कह सकते हैं कि यह जो है जो मतलब प्रक्षेपण किया गया था यह सफल रहा था। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण जो इन स्पेस है और इसरो, इनके सहयोग से इस प्रतियोगिता के तहत परीक्षण का संचालन किया गया था। ठीक है, इन स्पेस की बात करें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यह इसका फुल फॉर्म है। और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग DOC के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जिसका दायित्व है गैर सरकारी संस्थाओं जैसे निजी कंपनी हो गई, शिक्षण संस्थान हो गए, इनको अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और आवश्यक अनुमति प्रदान करना, यह इसका मुख्य कार्य है। किसका? इन स्पेस का। ठीक है, परीक्षण में इसरो के साथ एक निजी उद्योग साझेदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही और यह प्रक्षेपण थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के सहयोग से किया गया था, जिसने रॉकेट के विकास और प्रणोदन प्रणाली में तकनीकी सहयोग दिया था। थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है यह लघु और उच्च शक्ति रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत है एक नवोदित भारतीय स्टार्टअप कंपनी है। यह कंपनी नवीन डिजाइन और सूक्ष्म इंजीनियरिंग कौशल के साथ उन्नत रॉकेट, क्यूबसेट, छोटा उपग्रह और मानव रहित विमानों UAV जो है इनका निर्माण और इनकी विशेषज्ञता हासिल की जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
K2-18b यह जीवन की कितनी संभाव्यता, K2-18b जीवन की कितनी संभाव्यता। और 17 अप्रैल 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुदूर जो ब्राह्मण ग्रह है, जो ब्रह्म बाह्य ग्रह है, K2-18b संभावित रूप से जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। ठीक है, जो एक बाह्य ग्रह है K2-18b की खोज की गई है जो जीवन के अनुकूल इसे बताया गया है। K2-18b यह सिंह अर्थात लियो तारामंडल में स्थित है और एक है उप नेपच्यून ग्रह है जो लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना और द्रव्यमान 8 गुना है। यह जो है इसकी अगर हम बात करें, यह अपने तारे, यह जो है अपने तारे, यह अपने तारे से उत्तरी, यह अपने तारे से उतनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त करता है जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। इस ग्रह की खोज 2015 में नासा के कुइपर K2 मिशन द्वारा किया गया था। 2019 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इस ग्रह के वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति के संकेत भी मिले थे। इसके बाद 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसके माध्यम से इस ग्रह में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो जीवन संकेतक गैस है इनकी प्रचुरता का अनुमान लगाया गया था। JWST जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके माध्यम से इस ग्रह में मीथेन इसकी पता लगाया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से सबसे अधिक चौंकाने वाला खोज जो ये है ये आपका DMS है अर्थात डाइमेथाइल सल्फाइड अणु की संभावित उपस्थिति है। डाइमेथाइल सल्फाइड की उपस्थिति यह सबसे चौंकाने वाली खोज की गई है यहाँ पर। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 यह क्या है, यह बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से दो उन्नत 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किया गया है। पूर्णतः स्वदेशी मेक इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष अनुप्रयोग डिजाइन किया गया है। इनका पहला उत्पादन बेंच 5 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को सौंपा गया था। विक्रम 3201 भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका निर्माण HCL की 180 nm CMOS जो आपका कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैब है, यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। यह इसरो के 16 बीट प्रोसेसर विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है जो 2009 में ही प्रमोशन प्रणाली में प्रयुक्त हुआ था। विक्रम 3201 विशेष अनुदेश सेट आर्किटेक्चर है जो फ्लोटिंग पॉइंट गणना के साथ साथ उच्च स्तरीय भाषा EDA को सपोर्ट करता है। मतलब यह माइक्रो चिप है, याद रखेगा, सीधा सा मतलब यह है कि ये माइक्रो चिप है जिसका विकास किया गया है मेक इन इंडिया के थ्रू और यह अब तक का सबसे अच्छा जो है माइक्रो चिप है। कल्पना 3201 की बात करें तो ये भी 32 बीट IRSH है अर्थात रीयूड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है और यह IEEE 1754 अनुदेश सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। 32 बीट SPARC VT V8 राइज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसके आगे है चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 3 द्वारा 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अब इसरो 2 महत्वपूर्ण चंद्र मिशन पर कार्य करेगा, चंद्रयान 4 मिशन और चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन। चंद्रयान 5 मिशन को ही लूपेक्स मिशन कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत नहीं होना है। ठीक है, चंद्रयान 5 जिसे लूपेक्स अर्थात लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, यह भारत, इसरो और जापान यह दोनों मिल करके, इसरो और जापान का जो जाक्सा है इसके द्वारा मिल करके किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मतलब कह सकते हैं कि साझा उपक्रम है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अस्थायी अंधकार वाले जो PSR क्षेत्र हैं इसके आसपास रोवर उतार करके जलबर्फ की खोज करना और इन सीटू विश्लेषण करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। 10 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को वित्तीय मंजूरी दी थी। इसकी घोषणा 16 मार्च 2025 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण द्वारा किया गया था। वी नारायण ने जब अपना पदभार ग्रहण किया तो ग्रहण करने के लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, और इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा अपने H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा जो MHI अर्थात मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर को ले जाएगा, जबकि इसके लैंडर का निर्माण इसरो द्वारा किया जाएगा। इस मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और नासा द्वारा प्रदान किए जाएंगे जो सभी विषयगत
रूप से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में आरक्षित वाष्पशील पदार्थों के अन्वेषण और इन सीटू विश्लेषण से जुड़े जो कार्य हैं वो करेंगे। और यह मिशन भारत के 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसे भारत द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजा जाएगा। चंद्रयान 4 भारत का प्रस्तावित चौथा चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य है चंद्र सतह से मिट्टी पत्थर के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना। और यह इसरो का पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान होगा। इसरो का पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान होगा, जिसे 2027-28 में लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा। GSLV F-15 NVS-02 मिशन, ये क्या है? NVS-02 भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली जो आपका NAVIC है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसके दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में दूसरे उपग्रह है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश की उपग्रह नेविगेशन क्षमता को सुदृढ़ करना। ठीक है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने 100वें लॉन्च मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NVS-02 नामक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। रॉकेट द्वारा उपग्रह को प्रारंभिक भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा GTO में स्थापित किया, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसमें इसका प्रक्षेपण स्थापित किया गया था। NVS-02 को 111.75 पूर्वी देशांतर के भू स्थिर स्लॉट IRNSS फर्स्ट E का स्थान पर पहुंचाया गया, किंतु ऑर्बिट उन्नयन इंजन में आई तकनीकी खराबी के कारण उपग्रह इच्छित स्थायी कक्षा तक नहीं पहुंच सका था। वर्तमान में यह उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में तथा इसके उपयोग में लेने के लिए वैकल्पिक उपयोग की खोज की जा रही है। GSLV की 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का यह 11वां उड़ान था। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान थी। NVS-2 नाविक की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का उपग्रह है। दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NVS फर्स्ट, इसका प्रक्षेपण GSLV F-12 के द्वारा 29 मई 2023 को किया गया था। और NAVIC का सबसे बड़ा लाभ रणनीतिक आत्मनिर्भरता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि युद्ध या आपदा के समय भारत को बाहरी देशों की नौवहन प्रणाली पर निर्भर न रहना पड़े। पहली पीढ़ी के तहत भारत सरकार ने 2006 में इस क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को मंजूरी दी थी। NAVIC में प्रारंभिक रूप से 7 उपग्रह शामिल हैं। 3 इसमें से भू स्थित जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह हैं जो अस्थायी तौर पर भारत के ऊपर स्थित होंगे, और 4 भू समकालिक उपग्रह हैं। ठीक है। और पहला उपग्रह IRNSS फर्स्ट A यह जुलाई 2023 में PSLV C-22 द्वारा प्रक्षेपित हुआ था, और सातवां उपग्रह जो है IRNSS फर्स्ट G अप्रैल 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। और इससे 7 उपग्रहों का जो मूल तारामंडल है ये पूर्ण हो जाता है। इनका जो कवरेज होगा पूरे भारतवर्ष तथा इसके करीब वो 1500 किलोमीटर का दायरा जो है यहाँ तक होगा, मतलब भारत का होगा इसमें शामिल। भारत इसमें शामिल होगा। ये भारत के उत्तर में, ठीक है, दक्षिण में और इधर पश्चिम में, पूरब में 1500 किलोमीटर के दायरे को भी इसके द्वारा कवर किया जाएगा। ठीक है। तो मतलब जैसे जो जीपीएस जो मैपिंग से रिलेटेड या जीपीएस जो सेवाएं प्रदान करता है, वही सेवाएं इसके द्वारा प्रदान की जाएंगी भारत के अंतर्गत, भारत के पूरे भू क्षेत्र का, और भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर 1500 किलोमीटर के दायरे को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है। NVS 2 तरह की सेवाएं प्रदान करेगा। एक मानव स्थिति सेवा SPS अर्थात आम जनता हेतु मुक्त सेवा, और प्रतिबंधित सेवा अर्थात RS जो सैन्य विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए होगा। ठीक है। संवेदनशील सेवा होगी जो भारत की जो खुफिया विभाग हैं, जो मिलिट्री है, ठीक है, आर्मी वगैरह है, उसके लिए होगा। और जो आपका SPS सेवा है यह आम जनता के लिए होगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। SPS सेवा जो है आम जनता के लिए होगा, और RS सेवा जो है यह भारत की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसके लिए होगा। विश्व के देशों में संचालित नौवहन प्रणाली जिनका खुद का GPS है, उसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका का GPS है, चीन का है बायडू, रूस का है ग्लोनास, जापान का है आपका QZSS, और भारत का है नाविक। ठीक, भारत का नाविक है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह SCOT, इसकी अगर हम बात करें, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा प्रक्षेपित SCOT स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह या देश की स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस क्षमताओं में एक नई छलांग को प्रतिनिधित्व करता है। इसका यह उपग्रह 14 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया, अमेरिका के वार्डेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से
स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। स्कॉट को विश्व रूप इससे स्कॉट जो है इसको विशेष रूप से पृथ्वी की कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे उपग्रहों एवं मलबों की निगरानी के साथ अंतरिक्ष दशाओं के आकलन के लिए डिजाइन किया गया है। स्कॉट भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है और इस उपग्रह को सूर्य समकालीन निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। इस ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रत्येक स्थान को एक ही स्थानीय समय पर देखा जा सकता है। स्कॉट या अपने ऑन बोर्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप के जरिए 5 सेंटीमीटर जितने छोटे आकार के अंतरिक्ष मलबे को भी पहचान कर ट्रैक कर सकता है। यह क्षमता पारंपरिक ग्राउंड रडार दूरबीन प्रणाली से कहीं बेहतर है, जो समानतः 10 सेंटीमीटर से बड़े ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है। इसके साथ साथ विश्व में कई अन्य जो खिलाड़ी अंतरिक्ष निगरानी में सक्रिय हैं। अमेरिका की लियो लैब्स कंपनी ने ग्राउंड रडार के जरिए 2 सेंटीमीटर तक के मलबे को ट्रैक करने वाले व्यावसायिक सेवा की भी शुरुआत की है। बड़ी एरोस्पेस कंपनी जैसे आपका नॉर्थपोल गुमना अमेरिकी सेना के लिए SBSS GSSAP जैसे उन्नत स्पेस ट्रैकिंग उपग्रह का चुनाव किया गया। ठीक है, पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई। भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल के फायरफ्लाई समूह के 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसे पिक्सेल के फायरफ्लाई पिक्सेल का जो फायरफ्लाई है कॉन्सल्ट्रेशन में कुल 6 सूक्ष्म लगभग 60 किलोग्राम उपग्रह के होंगे और प्रथम 3 उपग्रह जनवरी 2025 में लॉन्च हुए। शेष 3 उपग्रह को 2025 तक प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब मध्य 2025 तक। 6 उपग्रह चालू होने पर यह ग्राउंड उपग्रह मॉडल प्रति 24 घंटे में विश्व भर का आवर्तन कर सकेंगे। अभी लॉन्च हुए 3 उपग्रह 550 किलोग्राम की सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है इसमें स्थापित किए गए हैं। और इस उपग्रह जो आपका कॉन्स्टलेशन है इसका उद्देश्य क्या है कि धरती का स्वास्थ्य मॉनिटरिंग करना, उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी जो है इसके जरिए पर्यावरण और जलवायु संबंधी बदलाव पर करीब नजर रखना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुधारना, विभिन्न उद्योगों को रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराना। PSLV C60 स्पेस मिशन ये क्या है? 30 दिसंबर 2024 को भारत इसरो द्वारा जो है PSLV C16 स्पेस मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। यह 2024 में प्रक्षेपित भारत का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था। स्पेस इसका फुल फॉर्म क्या? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और इसके अंतर्गत स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग करते हुए भारतीय डॉकिंग सिस्टम को क्या करना, कंडक्ट करना और इन जटिल कार्य को प्रदर्शित करने के लिए सादे मिशन के तहत PSLV द्वारा भारतीय डॉकिंग प्रणाली को सुसज्जित 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। SDX-01 और SDX-02 यह 2 उपग्रह थे जिनको ऊपर जोड़ा गया था। ठीक है, स्पेस एक्स अंतरिक्ष यानों को UR राव उपग्रह केंद्र जो है बेंगलुरु यहाँ की इसके द्वारा डिजाइन किया गया था। जब समान मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेटों को प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक उपयोगी हो जाता है। यह प्रौद्योगिकी मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है और अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी में महारत पा चुके हैं, मतलब। और इसके बाद जो भारत है आपका चौथा देश हो गया, भारत चौथा देश हो गया। ठीक है, अमेरिका, रूस, चीन के बाद 16 जनवरी 2025 को इसरो ने 2 स्पेस एक्स उपग्रह SDX फर्स्ट और SDX-2 की डॉकिंग को सफलतापूर्वक किया था और उपलब्धि के साथ SDX मिशन के माध्यम से भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। PSLV के चौथे चरण का उपयोग कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल के रूप में किया जाएगा और इसे PSLV कक्षीय प्रयोग मॉड्यूल नाम दिया गया है। पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोयम 4 के माध्यम से कुल 24 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिनमें से 14 पेलोड इसरो अंतरिक्ष विभाग के केंद्र के हैं जबकि 10 पेलोड विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के हैं। पोयम 4 के माध्यम से प्रक्षेपित पेलोड मॉड्यूल जो आपका CROPS फ्लॉप्स है, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, या इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो याद रखेगा। और इनकी सहायता से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थिति में लोबिया के बीज को अंकुरित करने में भी सफलता पाई गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में था। पोयम 4 के माध्यम से प्रक्षेपित RRMTD को वर्किंग रोबोटिक आर्म के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटेड है जो चलने की क्षमता से लैस है और इसे IISU इसरो इंटरसियल सिस्टम यूनिट
इसरो इंटर्शियल सिस्टम यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जो टेक ME2 स्पेस द्वारा लॉन्च MOI 3D माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी आपका डोमिनिस्ट्रेटर है, इसको अंतरिक्ष में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रयोगशाला की संज्ञा दी गई है। जी भी याद रखिएगा। सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया था? चीन के समय अनुसार 17 दिसंबर 2024 को चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। चीन के सेंझोउ 19 मिशन में शामिल कैई जूझे और सोंग लिंगडोंग ने तियांगेंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करते हुए 9 घंटे से अधिक कुल 9 घंटे 6 मिनट का समय व्यतीत किया था। और अब तक ये सबसे अधिक स्पेस वॉक, सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं। मतलब इनका मतलब कह सकते हैं कि पहले नंबर पे आ चुके हैं। इससे पूर्व सबसे लंबा स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री सूसन हेल्मस द्वारा बनाया गया है। सूसन हेल्मस और जिम वॉश द्वारा बनाया गया था और इनके द्वारा 8 घंटा 56 मिनट स्पेस वॉक किया गया था। ठीक है। PSLV C-59 प्रोब 3D मिशन, ये क्या है? 5 दिसंबर का इसका प्रक्षेपण किया गया था इसरो द्वारा। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, लॉन्च पैड है, यहाँ से किया गया था इसका प्रक्षेपण। और यह अंतरिक्ष को एक अत्याधुनिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है। इस मिशन की खास बात क्या है? PSLV की 61वीं उड़ान थी और इसी के साथ PSLV XL की 26वीं उड़ान थी। प्रोबो श्रृंखला का मिशन, प्रोब का जो आपका संक्षेपाक्षर है, संक्षेपाक्षर जिसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनोमी। प्रोब मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की IOD इन ऑर्बिट डिमोनेस्ट्रेटर कक्षा में प्रदर्शन मिशन की एक श्रृंखला है। 2001 में प्रक्षेपित प्रोब फर्स्ट एक भू अवलोकन उपग्रह है, जबकि 2009 में प्रक्षेपित प्रोब 2 का उद्देश्य सूर्य का अवलोकन करना है। 2013 में प्रक्षेपित प्रोब 5 को इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक 2 दिन में पूरा ग्रह पर भूमि आवरण और वनस्पति वृद्धि का मानचित्रण करना है। प्रोब 3 यह विश्व का पहला प्रीसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग है। प्रोब 3 मिशन के अंतर्गत 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं, कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान और आकल्टन अंतरिक्ष यान। ये दोनों प्रोब 3 मिशन के अंतर्गत जो दोनों अंतरिक्ष यान हैं इनका नाम याद रखेगा। कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान एक वैज्ञानिक दूरबीन से लैस है और जो आपका ऑकल्टर अंतरिक्ष यान है इसमें 1.4 मीटर व्यास वाला एक ऑकल्टिंग डिस्क लागू किया गया लगा हुआ है। और ये दोनों उपग्रह एक साथ मिलकर के सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए लगभग 150 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेंगे। प्रोब 3 मिशन के इस कोरोनाग्राफ को ASPIICS नाम दिया गया है, अर्थात एसोसिएशन फॉर स्पेसक्राफ्ट फॉर पोलरीमेट्रिक एंड इमेजिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन याद रखिएगा। NSIL GSAT N2 मिशन, ये क्या है? 19 नवंबर 2024 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा GSAT N2 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनेवल स्पेस फोर्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और इसका कुल वजन कितना है? 4700 किलोग्राम है और यह एक संचार उपग्रह है कि A बैंड उच्च गति उपग्रह। NSIL ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के माध्यम से इस उपग्रह का निर्माण किया था। GSAT N2 की मिशन अवधि 14 वर्ष होगी कि A बैंड HT संचार पेलोड लगभग 48 Gbps का थ्रूपुट प्रदान करेगा। GSAT N2 पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। NSIL का दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन ये क्या है? इसका दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन उल्लेखनीय है कि जून 2022 में एरियन 5 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित GSAT 24 NSIL का पहला मांग प्रेरित उपग्रह मिशन था। पहला मांग प्रेरित उपग्रह मिशन था। मांग प्रेरित उपग्रह मॉडल, इसका जो मूलतः अर्थ होता है कि जब किसी उपग्रह का प्रमोशन होता है तो उसके वास्तविक उपभोक्ता के बारे में ज्ञात होता है और इसके तहत यह भी ज्ञात होता है कि उस उपग्रह का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। इसे उपग्रह के कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद उसकी क्षमता का प्रभावी उपयोग संभव हो जाता है। NSIL इसरो की व्यावसायिक शाखा है। लिंग्नोसैट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह लिंग्नोसैट 4 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स के CRS-31 मिशन के माध्यम से लिंग्नोसैट नामक अंतरिक्ष का जो पहला लकड़ी का आपका उपग्रह इसे लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा मानव रहित कार्गो ड्रैगन अंतरिक्षयान से सवार होकर के इसे ISS पर पहुंचाया गया था। और लिंग्नोसैट का निर्माण हनोई नामक जापान में पाई जाने वाली मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा किया गया है। इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष मलबे
को कम करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए अंतरिक्ष में लकड़ी के प्रयोग पर शोध करना। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या है? 1 नवंबर 2024 को इसरो द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ लेह लद्दाख में किया जाएगा और इस मिशन के तहत वैज्ञानिकों एवं अंतरिक्ष यात्रियों को एक विशेष नियंत्रित वातावरण में रखते हुए पृथ्वी से बाहर किसी अंतर्ग्रहीय स्थान जैसे मंगल हो गया, चंद्रमा, इनके समान परिस्थिति का अनुभव कराना है। और इस मिशन का योजना स्थल लद्दाख में स्थित है, जिसका अद्वितीय पर्यावरण मंगल और चंद्रमा की सतह से काफी मिलता जुलता है। यहाँ का जो पर्यावरण है समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में मात्र 40% होता है, जो शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह जैसे निम्न दाब वाली परिस्थिति में जीवन समर्थन प्रणाली का जो इसका जो परीक्षण करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी। इसी के साथ रेतीली और पथरीली मिट्टी मंगल ग्रह और चंद्रमा की चट्टानी मिट्टी से मिलती जुलती हैं और रोवर की गतिशीलता और शोध के लिए अच्छा वातावरण होगा। यह मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र गुजरात स्थित AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा समर्थन दिया गया है। नासा द्वारा प्रदत्त एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम नासा एक्सट्रीम एनवायरमेंट मिशन ऑपरेशन है, NEEMO, नीमो। ठीक है। मिशन शक्ति देखिए, मिशन शक्ति सेट ये क्या है? शक्ति सेट चेन्नई में स्थित जो आपका एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 108 देशों के लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसके अंतर्गत 14 से 18 वर्ष आयु की हाई स्कूल की छात्राओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास और अंतरिक्ष यान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक देश के एक छात्र अर्थात कुल 180 छात्राओं का चयन इसमें किया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण होने पर। और चयनित 108 छात्र जो हैं या भारत आकर के पेलोड और अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप के निर्माण और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। और इस मिशन के तहत 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के अंग के रूप में एक उपग्रह को लॉन्च करने में लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है। स्पेस किड्स इंडिया के प्रमुख जो मिशन है इनका जैसे कलाम सेट, विश्व का सबसे हल्का उपग्रह 2017 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। SKISAT यह पुनर्प्रयोज्य रॉकेट के माध्यम से सर्वाधिक सेंसर प्रक्षेपित 2018 में इसका प्रक्षेपण हुआ था। ठीक है। कलाम सेट V2 यह स्पेस किड्स इंडिया का पहला कक्षीय ऑर्बिट मिशन था, 2019 में प्रक्षेपण हुआ था। आजादी सेट 750 छात्राओं द्वारा निर्मित एक उपग्रह था, 2023 में इसका प्रक्षेपण हुआ। HDSAT या PSLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 3U क्यूब सेट था जिसका प्रक्षेपण 2021 में हुआ था। और जटायु 14 और 15 यह वायु गुणवत्ता पर शोध हेतु उच्च ऊंचाई स्थापित एक गुब्बारे थे। ठीक है। यूरोपा क्लीपर मिशन क्या है? 14 अक्टूबर 2024 को नासा के यूरोपा क्लीपर मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपा क्लीपर बृहस्पति ग्रह के उपग्रह जो यूरोपा है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसे डिजाइन किया गया और इसका ऐसा पहला मिशन है, याद रखेगा। इसी के साथ नासा का पहला ऐसा मिशन है जो पृथ्वी की बाहर किसी महासागरीय दुनिया का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा, उसको समर्पित है। यूरोपा क्लीपर नासा द्वारा अब तक की किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष यान लगभग 8 बिलियन मील अर्थात 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अप्रैल 2030 में बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा। कब तक पहुंचेगा? 2030 तक। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अपने मुख्य मिशन के दौरान 49 बार यूरोपा के निकट से उड़ान भर करके उसका निरीक्षण करेगा। इसका मुख्य मिशन 2034 को समाप्त होगा। इसका जो मिशन है 2034 में समाप्त हो जाएगा, मतलब 2030 में यह पहुंचेगा और पहुंचने के बाद 4 वर्षों तक ये अपनी सेवाएं देगा, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करेगा। यूरोपा क्लीपर अंतरिक्ष यान यूरोपा का विस्तृत सर्वेक्षण करेगा और उसकी सतह के नीचे जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल स्थानों का पता लगाएगा। इस बात के मजबूत प्रमाण हैं कि यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे तरल जल से युक्त महासागर पाए जाते हैं। यूरोपा क्या है? इटालियन खगोलशास्त्री गैलीली ने 1610 ईस्वी में यूरोपा की खोज की थी। यूरोपा का आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 90% है। यूरोपा मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टान से निर्मित है, सिलिकेट चट्टान से, और इसकी सतह पर जल हिम की एक परत विद्यमान है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन से निर्मित है। प्रचुर मात्रा में तरल जल, ऊर्जा और संचित रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के कारण यूरोपा सौरमंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। यूरोपा क्लीपर अंतरिक्ष यान यह जो है रोबोटिक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। यह अपने साथ 9 वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर के जाएगा और इस अंतरिक्ष यान का आकार एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर होगा, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा
एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दी। गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। प्रदत्त मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल बेस फर्स्ट का विकास किया जाएगा। इसी के साथ स्टेशन का निर्माण और परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित कर सत्यापित करने के लिए मिशन संचालित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का जो प्रक्षेपण है 2028 में प्रस्तावित है और 2035 तक एक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा होगी जो सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधि को प्रोत्साहन देगा। ठीक है, 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब 2040 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन क्या है? 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को स्वीकृति दी थी। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के निर्णय उद्देश्य क्या है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भू विज्ञान के संबंध में बेहतर समझ का विकास करना, शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डाटा उत्पन्न करना, शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास और उसके प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ इसरो पर होगा। इसका प्रक्षेपण 2028 में किया जाएगा, मतलब प्रस्तावित है, और कुल खर्च कितना होगा? 1236 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें 834 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किया जाएगा। शुक्र ग्रह प्रमुख वैश्विक मिशन है मैरिनर 2। यह पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला सफल मिशन था जो अमेरिका द्वारा 1962 में भेजा गया था और मैगलेन इसे 1989 में प्रक्षेपित नासा द्वारा ही शुक्र ग्रह की पूरी तरह से छवि लाने के लिए किया गया था। वीनस एक्सप्रेस इसे 2005 में भेजा गया था। ठीक है, वीनस एक्सप्रेस को यूरोपीय अंतरिक्ष यान द्वारा शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। और आपका जो आपका DAVINCI है, यह डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ठीक है, ये इसे भेजा गया था नासा द्वारा। कब भेजा गया था? 2029-30 में भेजा जाएगा, मतलब प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है 2029-30 में। किसके द्वारा? नासा द्वारा भेजा जाएगा, याद रखिएगा। और आपका जो VERITAS जो आपका वीनस आपका वीनस इनिशिएटिव रेडियो साइंस इन SAR टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह भी नासा का ही भविष्य में प्रक्षेपित किया जाने वाला एक मिशन है, लेकिन इसका कोई डेट अभी निर्धारण नहीं है। लेकिन जो आपका ये मिशन है इसका डेट का निर्धारण किया गया है, 29-30 तक इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान 18 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगली पीढ़ी का जो प्रक्षेपण यान है NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसके विकास को मंजूरी दी गई है। और इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान नीतिभार क्षमता जो पेलोड कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, इसकी तुलना में NGLV की नीतिभार क्षमता 3 गुना अधिक होगी। LVM-3 की लागत की तुलना में 1.5 गुना अधिक होगा। इसी के साथ NGLV इसका पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान होगा जो कम लागत में अंतरिक्ष यान तक पहुंचने को सुनिश्चित करेगा। NGLV पृथ्वी की निम्न कक्षा जो लो अर्थ ऑर्बिट है LEO अधिकतम 30 टन तक वजन नीतिभार मतलब स्थापित करने में सक्षम होगा। इसी के साथ रॉकेट के प्रथम चरण का पुनर्प्रयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में भारत ने 10 टन तक वजन उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में क्षमता हासिल कर ली, इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इसी के साथ भारत 4 टन तक वजनी उपग्रहों को भूतलकारी अंतरिक्ष कक्षा में लॉन्च करने में भी क्षमता हासिल कर ली है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, और इन उपयुक्त क्षमताओं के अनुसार वर्तमान में कार्यशील PSLV, GSLV, LVM-3 और SSLV जैसे प्रक्षेपण यानों के माध्यम से भारत जो है प्रक्षेपण करता है। NGLV परियोजना को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। NGLV एक उच्च पेलोड लागत प्रभावी पुनर्प्रयोज्य और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रक्षेपण यान है। NGLV की 3 विकासात्मक उड़ानें आयोजित की जाएंगी। NGLV के विकासात्मक चरणों में 96 में अर्थात 8 वर्ष पूरे में मतलब 8 वर्ष में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पोलारिस डॉन मिशन क्या है? 10 सितंबर को नासा द्वारा फ्लोरिडा के स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्षयान के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया गया था। और इस मिशन के तहत 4 सदस्यीय नागरिक दल भेजे जाएंगे। ठीक है, जेरेड इसाकमैन मिशन कमांडर होंगे, स्कॉट पोटिट, साराह गिलिस और अन्ना मेनन, इन लोगों को भेजा जाएगा। और इसाकमैन शिफ्ट 4 पेमेंट इंक नामक अमेरिकी कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। इन्होंने इस मिशन को वित्त पोषित भी किया है।
5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद पोलारिस डॉन मिशन अंतरिक्ष यात्री 15 सितंबर 24 को पृथ्वी पर वापस आ गए थे। पोलारिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। जैसे इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक किया गया। गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यह पहला स्पेस वॉक है। स्पेस वॉक पृथ्वी की लगभग 190 गुणे 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया गया था। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 17,500 मील घंटे की गति से यात्रा के दौरान किया गया था। अंतरिक्ष में निर्वात की स्थिति में स्पेस वॉक को संचालित करने में स्पेस एक्स द्वारा निर्मित जो EVA है स्पेस सूट ने अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की थी। ठीक है, जो आपका इंट्राव्हीकलर एक्टिविटी है, इसमें इसके द्वारा मदद की गई थी। इस मिशन के दौरान उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई पर गए थे और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से 1408.1 किलोग्राम की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सफलता प्राप्त की थी। यह दूरी पृथ्वी के अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS है इसकी दूरी का 3 गुने से भी अधिक था। ठीक है, अपोलो कार्यक्रम के बाद यह किसी भी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन द्वारा प्राप्त ऊंचाई सबसे अधिक ऊंचाई है। ठीक है, अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जैसे पोलारिस डॉन मिशन, यह पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में से पहला है। इस कार्यक्रम का नामकरण पोलारिस नामक एक तारामंडल के नाम पर किया गया था और यह 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे आमतौर पर नॉर्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के दौरान विशेष रूप से सराह गिली के वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स ऑफ वेकन्स नामक फिल्म के गीत रेज थीम की धुन भी बजाई गई थी। मिशन रूमी 2025 ये क्या है? अगर 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा विश्व के पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया था जिसका नाम है रूमी। ठीक है, और इसे तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविदथाई से लॉन्च किया गया था। यह एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड उपकक्षीय प्रक्षेपण पथ है और इसके अंतर्गत रॉकेट 3 क्यूब उपग्रहों और 50 PICU उपग्रहों के माध्यम से या मध्य समुद्र स्तर से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की थी। यह उपग्रह वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से डाटा एकत्र करेगा। किस उद्देश्य से इसका प्रक्षेपण किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रूमी रॉकेट एक जेनेरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर और विद्युत चलित पैराशूट सुसज्जित है। रूमी एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है और यह पूरी तरह आतिशबाजी अर्थात TNT जो टाइनाइट्रोटॉल्यून से मुक्त है। रूमी फर्स्ट रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन प्ररोधक प्रणाली दोनों का उपयोग किया गया है। रूमी जो मिशन है यह माइलस्वामी अन्नादुरई मार्गदर्शन से लॉन्च किया गया था। इसमें लॉन्च किया गया था द मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसको? जो अन्नादुरई हैं इनको द मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अन्नादुरई जुआ राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इन्हीं के निर्देशन में इसे लॉन्च किया गया था। रूमी के मिशन निदेशक डॉक्टर आनंद मोगालिगस स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक CEO थे। चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन गुरु के सहयोग से रूमी फर्स्ट को लॉन्च किया था। फरवरी 2023 में स्पेस जोन इंडिया ने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत के प्रथम हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की थी। इस रॉकेट को तमिलनाडु के चोगलपट्टू जिले में स्थित पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया था और इस रॉकेट को APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2023 के तहत लॉन्च किया गया था। SSLV D3 US-08 मिशन, ये क्या है? 16 अगस्त 2024 को SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। SSLV का विकासात्मक चरण पूर्ण हुआ था। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान SSLV D1 US-02 मिशन संपन्न हुआ था। 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान संपन्न हुआ था। नवीनतम मिशन के तहत SSLV D3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो की नवीनतम भू आकलन उपग्रह जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-08 इसको पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया था। इस मिशन के तहत 200 ग्राम वजनी SR0 और डेमोसैट को भी उसकी जो है निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया था और यह उपग्रह चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्स द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा इसका विकास किया गया था, याद रखिएगा। यह उपग्रह अपने साथ 2 पेलोड को लेकर के गया था और इसमें से एक पेलोड मैसेजिंग प्रणाली का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों द्वारा किया गया था। इस प्रकार SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्स मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्कूल बन गया है। ठीक है, EOS-8 देखिए क्या है,
इसका वजन कितना है, 175.5 किलोग्राम है। और यह उपग्रह अपने साथ 3 पेलोड लेकर के गया था। 3 पेलोड कौन कौन थे, EORI, GNSSR और SIC-UV, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पैलियोरीमिट, जो आपका पैलियोरेड, और GNSSR ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमीटर पैलियोरीड, ठीक है, और आपका SIC-UV डेसीमीटर, SIC-UV डेसीमीटर, ये 3 जो है पेलोड अपने साथ लेकर के गया था, ठीक है। एक माइक्रो सैटेलाइट की डिजाइन और विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरण का निर्माण करना, भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का शामिल करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जो आपके प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं या जो सेक्शन है, इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।